में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। आज हम कांग्रेस के एक ऐसे लीडर के बारे में बातचीत करेंगे जिनका पार्षद का टिकट एक ऐसे कद्दावर विधायक के चलते कटा, जिसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अब पार्षद नहीं, मुझे सीधा विधायक बनना है। छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का नारा है जय श्री राम। इन जो विधायक जिनसे मैं आपकी बातचीत आज करवाऊंगा, इनका नारा रहा जय सिया राम। कांग्रेस के विधायक हैं, संसदीय सचिव हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं गुरुदयाल सिंह बंजारे जी का। बहुत बहुत स्वागत है कुणाल जी। जो आपका क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र, ये एससी क्षेत्र कहलाता है। शुरुआत में अगर हम बात करें तो पढ़ाई पूरी तरह से रायपुर से ही हुई है। यहाँ से रायपुर से नवागढ़ तक का सफ़र कैसा रहा? हमारे माता पिता काम की तलाश में या रोजगार की तलाश में रायपुर आए थे, तो स्वाभाविक है जहाँ माता पिता होंगे वहीं बच्चे होंगे। लेकिन कहीं न कहीं गांव से लगाव था, अपनापन था, तो गांव को हमने छोड़ा नहीं था। गांव में ही भी त्यौहार के समय गांव आना जाना लगे रहता था, और कोई भी त्यौहार हो या कुछ भी हो, कार्यक्रम हुआ तो गांव से तो सतत संपर्क बना रहा। तो गांव की स्थिति से हम भली भांति वाकिफ़ थे कि गांव में किन चीज़ों की आवश्यकता है, क्या हम कर सकते हैं, क्या कमी है। तो उस दिशा में ध्यान तो था ही। तो जैसे जैसे पढ़ाई पूरी हुई, सोचने समझने लगे, फिर एक समय आया कि हमें भी लगा कि राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है और एक अपना कि अपन राजनीति में जुड़ के क्षेत्र के विकास के लिए, अपने चाहने वाले लोगों के लिए या आम लोगों के लिए, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो या अन्य क्षेत्र में हो। तो उस दिशा में मैंने सोचना प्रारंभ किया और 2009 से मेरी राजनीतिक सोच बनी और उस क्षेत्र में मैंने काम करना स्टार्ट किया था। कहते हैं परिवार का बहुत बड़ा हाथ होता है आप जिस भी फील्ड में आगे बढ़ते हैं। आपके पिता भी काफ़ी समय से कांग्रेस से लगातार जुड़े रहे, कद्दावर नेता विद्याचरण शुक्ल के काफ़ी नज़दीकी वो रहे। क्या कभी प्रेरणा मिली पिता से कि पिता अगर राजनीति में तो मुझे भी आना है? जी, बिल्कुल सही है। हर सफल इंसान के पीछे किसी न किसी पारिवारिक सदस्य का हाथ होता है, और मेरे पीछे मेरे पिताजी का हाथ है। तो ऊपर वाले का आशीर्वाद है और मेरे पिताजी का आशीर्वाद है कि उनके आशीर्वाद और सहयोग के बदौलत आज इस मुकाम पर हूँ और आम जनों का मैं सेवा कर पा रहा हूँ। रायपुर का महावीर नगर वो इलाका जहाँ से आप कभी चाहते थे कि आप वहाँ से पार्षद बने, आज आप नवागढ़ से विधायक हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आपको संसदीय सचिव बनाया। पंचायत और स्वास्थ्य जैसे विभाग आप हैंडल करते हैं। उस समय एक पार्षद की टिकट मांगने के लिए आपको काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ा, और वो पार्षद की टिकट किसी विधायक के चलते आपको नहीं मिली। मैं नाम नहीं बोलूँगा उनका। लेकिन उसके बाद क्या वही एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जीवन में जब ये डिसाइड हुआ कि बॉस अब तो हमको विधायक ही बनना है? क्या था वो पूरा घटनाक्रम? जी, टर्निंग पॉइंट ही था वो। रायपुर में हम लोगों का पालन पोषण हुआ, शिक्षा दीक्षा हुआ। उसके बाद कहीं न कहीं गांव से हम जुड़े थे। तो पहले इच्छा थी कि मैं पार्षद यहाँ से बनूँगा, फिर थोड़ा बहुत सीखूँगा राजनीति क्या होता है, क्योंकि एकदम नए थे। तो पहली सीढ़ी मैं पार्षद के रूप में पाना चाह रहा था, ताकि कांटेक्ट बढ़े नेताओं से, अफसरों से, और कैसे काम करते हैं ये सीखना था मुझे। तो लेकिन पहली सीढ़ी किसी कारणवश नहीं मिल पाई। तो आपने जैसे कहा कि किसी कद्दावर नेता के कारण मुझे टिकट से वंचित होना पड़ा, सही बात है। लेकिन मैंने हार नहीं मानी और जिद में आके मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ दिया। हालांकि वो तो मैंने फॉर्म भर दिया था ऐसे ही, और प्रचार प्रसार किया नहीं, एक दिन घूमा था। फिर भी अच्छे खासे वोट मैंने पा लिए थे, 650 वोट करीब। तो उससे एक नई दिशा मिली मुझे। आज जिन नेता के माध्यम से मैं जुड़ा था, बहुत बड़े कद्दावर नेता थे, स्वर्गीय महेंद्र कर्मा जी, उनसे भी, बस्तर टाइगर के नाम से उन्हें जाना जाता है। तो उनसे मेरा लगाव था, अपनापन महसूस होता था। अपने बच्चे के समान हमसे वो व्यवहार करते थे, तो उनसे लगातार हम जुड़े रहते थे। ऐसा नहीं कि राजनीति के लिए जुड़े, पहले से जुड़े थे। लेकिन जब पार्षद चुनाव में दिक्कत हुई, टिकट नहीं मिल पाया, तो उन्होंने ही मुझे दिशा दिखाया कि तुम नवागढ़ विधानसभा से तैयारी करो। तो मुझे तो लगा कैसी बात कर रहे हैं, मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। लेकिन कुछ समय बाद मैं देखा कि शायद मजाक नहीं, इसको जरिया बनाया जा सकता है लोगों का सेवा करने का, और सही कह रहे हैं। तो फिर उस दिशा में मैंने 2009 से ही उनके कहने पर क्षेत्र में जाके कांग्रेस पार्टी के लिए, संगठन के लिए मैंने काम कराना
प्रारंभ किया है और धीरे धीरे क्षेत्र में गांव तक गया, लोगों से मिला तो और क्षेत्र को देखा मैं कि भारतीय जनता पार्टी 15 साल से वहाँ थी, लेकिन क्षेत्र ऐसा है कि मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं थी। तो मन में आया कि ये सही क्षेत्र है, हमें यहाँ काम करना चाहिए। ऑलरेडी जहाँ डेवलपमेंट है वहाँ हम क्या काम कर सकते हैं, शून्य से प्रारंभ करेंगे तब हमें पहचान मिलेगी। तो मैंने नवागढ़ विधानसभा को चुना और निरंतर 2009 से पार्टी के लिए काम करते गए। 2013 में मैंने भी टिकट मांगा था और बहुत लोगों ने मांगा था, लेकिन सफलता नहीं मिली। लेकिन जिन्हें भी मिला उनके लिए हमने पूर्ण निष्ठा से काम किया। ये अलग बात है कि परिणाम अनुकूल नहीं आए और उसके बाद भी हम लगे रहे। फिर आया 2018 में विधानसभा चुनाव, हमने पुनः टिकट मांगा और हमें इस बार टिकट मिला और अच्छे खासे लोगों के आशीर्वाद से, सहयोग से 33,200 वोट से हमने जीत हासिल की। नवागढ़ में जिनके साथ आपका सामना हुआ वो बहुत बड़े कद्दावर नेता रहे भारतीय जनता पार्टी के। सहकारिता मंत्री से लेकर पर्यटन तक का विभाग उन्होंने संभाला है और एक अच्छी खासी पैठ थी वहां पर। दूसरा चैलेंज डीपी धृत लहरे, वो भी आपके समाज से आते हैं। तो ऐसा नहीं लगा कि वहां हम जाएंगे तो त्रिकोणीय संघर्ष में कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं था। देखिए, उस समय प्रदेश अध्यक्ष आज के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी हुआ करते थे, लेकिन उनका काम करने का तौर तरीका अलग था, एकदम ज़मीनी लेवल से काम करते थे। तो कहीं न कहीं वो भी हमारे आदर्श हैं, उनको भी देख के सीखने को मिलता है। अगर ठान लेंगे तो जीत निश्चित है। तो हमें कोई मतलब नहीं था कि सामने कौन है, हमें चुनाव लड़ना है और विजय हासिल करना है। एक ही चेहरा था हमारे पास कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी। उनका जुझारूपन देख के हम में भी कहीं न कहीं इच्छा शक्ति जागृत होती थी कि यदि वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो उनको भी हम अपना आदर्श मान के क्षेत्र में काम करते थे और जो भी समस्या होती थी उससे उनको अवगत कराते थे। तो मार्गदर्शन भी मिलता था और अच्छा रिस्पांस भी मिलता गया धीरे धीरे। तो ऐसा नहीं है कि कद्दावर नेता है तो नहीं हारेंगे, मामूली इंसान ही हराता है। कोई भी पहली बार होता है जीवन में सबके साथ। तो मेरे साथ भी पहली बार था, पहली बार टिकट मिला, पहली बार जीत के आए। कद्दावर तो पूर्व हो जाते हैं धीरे धीरे, तो वो भी पूर्व हो गए। उस जगह पर दयाल दास बघेल हारे कि गुरदयाल सिंह बंजारे जीते? क्योंकि पिछले चुनाव में हमने 2018 में देखा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक जबरदस्त लहर थी, क्योंकि जितने भी मंत्री थे मैक्सिमम मंत्री उस समय हारे और जीत का अंतर भी कम नहीं था। गुरदयाल जी, जीत का अंतर लगभग 33,000 से ज़्यादा वोटों से आप जीते हैं। तो ये क्या सिर्फ तैयारी थी हमारी कि उनका जो विरोध था आम जनता के बीच में वो भी काम किया? इसमें देखिए ऐसा है कि तैयारी तो थी ही हमारी, लेकिन जो 15 साल का उनका कार्यकाल था, हाँ, एंटी इनकम्बेंसी तो था ही, लेकिन उनका व्यक्तिगत जो व्यवहार था लोगों के साथ, क्षेत्र में जनता के बीच नाराज़गी थी, मतलब एक दबाव, हिटलर सा ही रवैया। तो वो कहीं न कहीं उसका भी हमें लाभ मिला है। और ऐसा नहीं है कि एंटी इनकम्बेंसी के कारण जीत गए। हमारे प्रदेश के नेताओं ने भी बहुत काम किया संगठन के लिए, 15 साल से संघर्ष करते आ रहे थे। और आप जानते हैं झीरम घाटी जैसे घटना में भी हमारे कई नेता शहीद हुए हैं। तो कहीं न कहीं हमें तो सफलता मिलनी ही थी। और अब झीरम घाटी के बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा, वो जांच का विषय है, तो उस पर नहीं जाऊँगा मैं। तो हम संगठन की बात करें तो संगठन के साथ साथ हम भी क्षेत्र में उनके निर्देशों का पालन करते गए और उनके अनुरूप कार्य करते गए और धीरे धीरे फिर लगा कि हमारी जीत तो तय है इस बार और सरकार आनी तय है, ऐसा हमें महसूस हो गया था पहले से। गुरदयाल जी, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव के समय नारा बुलंद हो जाता है जय श्री राम, बहुत काम भी करता है हिंदुत्व का नारा, जहां जहां हमने देखा सफलता भी मिली। लेकिन गुरदयाल सिंह बंजारे ने जय श्री राम की जगह जय सिया राम का नारा बुलंद किया। जय सिया राम छत्तीसगढ़ी या हिंदी में हम समझने की कोशिश करें कि सिया के राम मतलब सीता के राम की जय हो। इसके पीछे का कंसेप्ट क्या था? देखिए, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। सिर्फ भगवान रामचंद्र जी किसी पार्टी विशेष के नहीं है ना, वो सबके हैं, हम सबके हैं। क्योंकि हम सब तो एक ही समाज से बिलोंग करते हैं, चाहे पार्टी कोई भी हो सकता है, विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन हम तो उसी समाज के लोग हैं, सारे हिंदू धर्म के लोग हैं। तो ऐसे नहीं है कि प्रभु रामचंद्र जी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के हैं। उन्होंने ऐसा प्रदर्शन किया है कि सिर्फ उन्हीं का है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। और एक तरफ करते हैं जय 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 श्री राम का नारा लगाते हैं, एक तरफ
महिला शक्ति को सम्मान देने की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है उन्होंने, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं वास्तव में। तो मेरा मानना है कि भगवान रामचंद्र जी हो या अन्य हो, कोई भी व्यक्ति हो, बिना मातृशक्ति के उनकी पहचान संभव नहीं है। तो हमने मातृशक्ति को भी पहचान देने का काम किया है। इसकी शुरुआत हमने जो धार्मिक परंपरा है हमारी, हिंदुत्व, जैसे भगवान रामचंद्र जी को लेकर, तो माता सीता का भी उसमें उल्लेख होना चाहिए। कहाँ गई माता सीता? जब भगवान रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास हुआ तो माता सीता ही हैं जो उनके साथ थी, पग पग में उन्होंने साथ दिया है। अकेले तो भगवान रामचंद्र जी के लिए संभव नहीं था, लेकिन कहीं न कहीं माता सीता का भी उतना ही योगदान था। और तरह तरह की घटनाएं हुई, आप सब जानते हैं, उसे बताने की आवश्यकता नहीं, हमेशा देखते हैं, हम सुनते हैं रामायण में। तो मातृशक्ति को भी सम्मान मिलना चाहिए। उस दिशा में मैंने पहल की है, उसको धर्म से जोड़कर जय सिया राम का नारा दिया है, ताकि यह नारा ना रहे, ना इसको हमें राजनीतिक रूप देना है। ये एक सम्मान है मातृशक्ति के लिए। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग देखिए, सिर्फ जय जय श्री राम, जिसमें मातृशक्ति माता सीता का कहीं उल्लेख नहीं। आज हमारी सरकार, आदरणीय भूपेश बघेल जी की सरकार भी मातृशक्ति के लिए काम कर रही है। उन्होंने भी अभी सिया के राम के नाम से अपना राम वन गमन पथ है, और माता कौशल्या का जो मंदिर है उसमें भी उन्होंने तैयारी की है और उस पर भी कार्य कर रहे हैं। तो मातृशक्ति को अगर कोई सम्मान देता है तो वो कांग्रेस देती है, भारतीय जनता पार्टी के लोग तो सिर्फ उपयोग कर। मुख्यमंत्री कहते भी हैं कि हमारे राम शबरी के राम हैं, हमारे राम गरीबों के राम हैं, हमारे राम चंदा के राम नहीं हैं। तो मेरा एक, बहुत कम लोग शायद जानते होंगे दर्शक जो देख रहे हैं ये इंटरव्यू, कि अयोध्या की तर्ज पर एक भव्य मंदिर भगवान श्री राम का गुरदयाल सिंह बंजारे अपने विधानसभा क्षेत्र में बनवा रहे हैं। क्या ये 2018 के बाद तय हुआ या शुरू से सोच के रखे थे कि आपने कि इस प्रकार का एक भव्य मंदिर बनना चाहिए? देखिए, मैं 2009 से नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा हूँ और काफ़ी आस्था का केंद्र है, धार्मिक केंद्र है नवागढ़। पुराना गढ़ है, राजा भी हुए वहाँ और प्राचीन मंदिर भी है, लेकिन क्षेत्र को पहचान नहीं मिल पाया है। समी गणेश मंदिर है जिसके कारण थोड़ा बहुत पहचान मिला है। एशिया में एक ही मंदिर है तो उसके कारण पहचान है, लेकिन और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। पुराने प्राचीन मंदिर हैं लेकिन रख रखाव नहीं हो पा रहा है। अभी जब से हमारी सरकार आई है तब से हमने उसमें मरम्मत कराया है और हमने देखा कि भगवान रामचंद्र जी को हमारे विपक्ष के साथी काफ़ी उपयोग करते हैं। तो हमने ये कहा कि क्यों ना अयोध्या जैसा ही हूबहू हम नवागढ़ में भी बना सकते हैं। तो मैंने अपने ये दशहरा नवरात्रि के अवसर में, जो हमारी पुरानी परंपरा रही है, पहले हमने बचपन में देखा है रामलीला का मंचन होता था, तो मन में आया कि बाकी कार्यक्रम तो होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे गायन हो गया, नाचा हो गया, तो उससे कोई हमारी पीढ़ी को लाभ नहीं है, ना उससे कुछ सीख सकता है। तो क्यों ना जो हमारी पुरानी परंपरा है, धरोहर है, संस्कार है, धर्म से जुड़ा हुआ रामलीला, जो रामायण के बारे में पूरा बताता है, तो उस दिशा में मैंने पहल की और रामलीला का मंचन भी करवाया और उसको सफलता भी मिली। लोगों ने अच्छे से देखा भी, उसका लाभ भी लिया। तो कहीं न कहीं धर्म के प्रति लोगों में जागरूकता है, जुड़ना चाह रहे हैं और जुड़े भी हुए हैं। तो मैं मन में एकाएक विचार आया कि हम भी नवागढ़ को अयोध्या का रूप देंगे, छोटा अयोध्या नगरी बनाएंगे। और मैंने उस मंच से दशहरा के दिन घोषणा किया कि हूबहू अयोध्या जैसे ही, आकार में उतना बड़ा नहीं होगा क्योंकि हमें अयोध्या का सम्मान करना है, तो उससे थोड़ा सा छोटा अयोध्या जैसा ही राम मंदिर का निर्माण करेंगे। और उसका नाम, जैसे कि मैंने बताया कि महिला का सम्मान करना है, तो मातृशक्ति का सम्मान करते हुए, माता सीता का सम्मान करते हुए श्री सिया राम दरबार का नाम दिया है और बहुत जल्दी भूमि पूजन उसका होगा। जिस क्षेत्र से आप आते हैं गुरदयाल सिंह जी, वो क्षेत्र एससी क्षेत्र होता है, अनुसूचित जाति का क्षेत्र वो पूरा माना जाता है। जैसे ही आपने घोषणा की होगी कि श्री राम का मंदिर बनाना है, तो समाज के लोगों को बिल्कुल ये बात आई होगी कि भाई फिर इस जिस समाज से आप चुन कर गए हैं उस समाज के लिए क्या। तो पैरेलल एक और घोषणा आपने की थी, वो घोषणा क्या थी? जी, उसमें ऐसा है कि समाज के लोगों को दिक्कत नहीं था, तो काफ़ी प्रसन्न थे सारे लोग, चाहे सतनामी समाज के हों, अन्य समाज के हों, काफ़ी प्रसन्न थे। लेकिन मैंने कहा
राजनीति से अछूता नहीं रह सकता कोई। तो विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है। तो उन्होंने कहीं न कहीं समाज को टारगेट करके, जिस वर्ग से मैं आता हूँ उनके बीच एक अविश्वास का माहौल तैयार किया और गलत तरीके से प्रचार किया कि आपके कैटेगरी से विधायक आते हैं, वो हिंदू वर्ग के लिए राम मंदिर बना रहे हैं, लेकिन आपके समाज के लिए क्या कर रहे हैं। तो मैंने पहले ही, अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन पहले से उसका प्लान तैयार करके रखा है कि 5 एकड़ ज़मीन में हम वहाँ भवन भी बनाएंगे, आश्रम भी बनाएंगे और पार्क भी रहेगा, जहाँ सत्संग का लाभ सामाजिक लोग, हमारे खासकर सतनामी समाज के लोग, अन्य लोग चाहें तो वो भी आ सकते हैं, लाभ ले सके, आने वाली पीढ़ी कुछ सीख सके, समाज के बारे में जान सके। और वहाँ जो हमारा सतनामी समाज का प्रतीक चिन्ह है, जिसको श्वेत जैतखम के नाम से जाना जाता है, तो मैंने घोषणा की है कि 51 फीट का जैतखम बनेगा और चांदी जड़ित होगा, ऐसा मैंने घोषणा किया है। उसका भी लागत कम से कम 15-20 करोड़ रुपए का होगा। विधायक हैं आप नवागढ़ से, आप संसदीय सचिव भी 2020 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको बनाया है। विधायक बनने के बाद मैं जैसा देख रहा हूँ, दाढ़ी को उप तहसील बनाया आपने, मारो को उप तहसील, नांदघाट को तहसील बनाया आपने, नवागढ़ नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा। ये विकास कार्य बहुत ज़रूरी भी होते हैं, क्योंकि इन्हीं विकास कार्यों के सहारे 2023 में आप जनता के पास जाएंगे। क्या मुख्यतः विकास मानते हैं नवागढ़ में जो आपके आने के बाद हुआ? जी, विकास बिल्कुल हुआ है। विकास तो देखिए, पहले जो हमसे पहले रहे हैं उन्होंने तो शून्य में रखा है क्षेत्र को, लेकिन हमने इसका राजनीतिक लाभ करने के लिए, चाहे तहसील की बात हो, कॉलेज की बात हो, स्कूल की बात हो, उसके लिए नहीं किया है। वहाँ की ज़रूरत है, लोगों का मांग है, ये होना चाहिए, उस हिसाब से हमने काम किया है। चाहे तहसील हो, कॉलेज हो, या अभी जैसे दाढ़ी को हमने उप तहसील का दर्जा दिया है, मारो को दिया है, और नांदघाट पहले उप तहसील हुआ करता था, आज पूर्ण तहसील का दर्जा माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है और कार्य भी प्रारंभ हो गए हैं। उसी तरह हमने नवागढ़ नगर पंचायत को अभी नगर पालिका का दर्जा दिलवाया है। तो आने वाले समय में वहाँ के लोगों को इसका लाभ तो मिलेगा, रोजगार के अवसर रहेंगे और संसाधन उपलब्ध हो जाएंगे, डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, तो कहीं न कहीं शहर का एक वातावरण तैयार होगा। तो गांव में भी शहर का एक वातावरण तैयार होगा, लोग सीखेंगे उससे, तो कहीं न कहीं उससे लाभ होना है क्षेत्र को। आपकी सरकार, कांग्रेस की सरकार, किसानों के इर्द गिर्द मानी जाती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लगातार बल देने के लिए 2500 रुपये प्रति क्विंटल आप धान की खरीदी कर रहे हैं। धान खरीदी केंद्र एक बड़ी समस्या थी आपके इलाके में। जब आप 2018 में 22 तकरीबन धान खरीदी केंद्र थे, उनकी संख्या बढ़ाई गई, क्योंकि धान खरीदी केंद्र में सबसे ज़्यादा दिक्कत किसानों को होती है। खरीदी केंद्र कम रहते हैं, किसानों की संख्या ज़्यादा रहती है, खरीदी बंद होने के बाद भी उनको वहाँ खड़े रहना पड़ता है। ये संख्या कितनी बढ़ाई गई और इसकी संख्या के बढ़ाने के बाद क्या मदद वहाँ पर दिख रही है आपको मिलती है? बिल्कुल सही है ये। देखिए, पहले 22 केंद्र हुआ करते थे। मैं खाली नवागढ़ का बात नहीं करूँगा, पूरे प्रदेश को ले लेते हैं इसमें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस दिशा में सोचा और किसान से तो जुड़े हुए हैं, चाहे 2500 रुपये देने की बात हो या अन्य हो। तो सबसे पहले तो जो किसान का उत्पादन है उसको मंडी तक पहुँचाना और समय में खरीदना, ये नहीं तो पहले क्या होता था, किसान हफ्ते भर 10 दिन तक वहाँ मंडी में जाके धान खरीदी केंद्र में उसका रखवाली करता था, बैठे रहता था, काम धाम परिवार छोड़ के, मौसम भी ख़राब होता था, तो बहुत सारी तकलीफ हुआ करती थी। तो उस दिशा में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया, तो उन्होंने पूरे प्रदेश में धान खरीदी केंद्र का विस्तार किया और उसका लाभ किसान को सीधे मिला है। आज समय से पहले लोग, किसान धान बेच पाते हैं, हफ्ता 10 दिन पहले बेच देते हैं, तो कहीं न कहीं लाभ हुआ है किसान को। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो वो जो पूरा इलाका है वो जातिगत समीकरण के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है आपका नवागढ़। ये भी भ्रांतियां हैं, संसदीय सचिव जो है वो चुनाव हार जाते हैं। आप भी संसदीय सचिव हैं, हालांकि संसदीय सचिव को लेकर काफ़ी अलग अलग धारणा पिछली सरकार में रही, इस सरकार में भी संसदीय सचिव आप 2020 में आप बने हैं। क्या तैयारी है 2023 को लेकर? चूंकि चैलेंज रहेगा, अब उतना बड़ा अंतर नहीं रहेगा जो 14 और 17 का फिलहाल देखने को मिल रहा है, चूंकि उस समय भारतीय जनता पार्टी का विरोध भी ग्राउंड लेवल पर काफ़ी था। गुरदयाल सिंह बंजारे नवागढ़ में अपने आप को किस प्रकार से देखते हैं और 2023 के लिए क्या तैयारियां हैं? देखिए, ये मिथ्या है कि संसदीय सचिव चुनाव हार जाते हैं, या कोई विधायक मंत्री, कोई भी हार सकता है चुनाव। हार जीत तो जनता तय करती है, और हमारी कार्यशैली और हम कैसा कार्य करते हैं और कार्यकर्ता से हमारा मेल जोल कैसा है, संबंध कैसा है, आम जनों से कैसा है। कोई भी जनप्रतिनिधि हो, जिनके व्यवहार में परिवर्तन आता है,
ये अपने आप को हट के समझने लगता है, ज़मीन को छोड़कर थोड़ा ऊपर उड़ने लगता है। उनके साथ ये समस्या होती है। और मैंने अपने आप को कभी विधायक नहीं समझा है, आम कार्यकर्ता के बतौर मैंने काम किया है क्षेत्र में, और आम लोगों के बीच बैठकर काम किया है। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो आपने कहा संसदीय सचिव चुनाव हारते हैं, तो ऐसी कोई स्थिति है। विधायक आप हैं, संसदीय सचिव भी आप हैं। बहुत सारे विधायकों और संसदीय सचिव को मैंने देखा है कि अपना क्षेत्र छोड़कर वो मैक्सिमम समय वो रायपुर में गुजारना शुरू कर देते हैं। आपको भी एक घर मिला है नवा रायपुर में, मुझे जानकारी मिली कि 2-2.5 महीने में एक बार आप चले जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। कितना ज़रूरी मानते हैं एक जनप्रतिनिधि को उसके क्षेत्र में रहना, उसके क्षेत्र के अपने मतदाताओं के बीच में रहना, चूंकि वो एक्सपेक्ट यही करते हैं कि हमारे बीच का आदमी हमने विधायक बनाकर भेजा है तो वो हमारे साथ रहे, हमारी जितनी भी दिक्कतें आ रही, जो परेशानी आ रही है उसमें कम से कम वो हमारे साथ खड़ा रहे। अब इस पे क्या कहें, देखिए ऐसा है कि किस जनप्रतिनिधि कोई भी हो, चाहे सरपंच हो, पार्षद हो, विधायक हो, सांसद हो, आखिरकार क्षेत्र की जनता ने चुना इसलिए है कि हमारे बीच रहे और हमारी समस्याओं से अवगत हो और उसको पहुंचाए सरकार तक। तो ऐसा नहीं है कि राजधानी में ही डटे रहना है, राजधानी में भी आना है, लेकिन समय पर आवश्यकता हो तब। लेकिन प्रयास करना चाहिए कि क्षेत्र में ही रहें, तब जाके वहाँ के लोगों की समस्या से हम रूबरू होंगे। जानकारी में कोई समस्या आए तो उससे आकर यहाँ मंत्रालय है आना पड़ता है, सारे माननीय मंत्रीगण हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, तो बीच बीच में आना तो लगा रहता है, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि क्षेत्र में ही रहना चाहिए। इसके अलावा गुरुदेव जी, जो आपको विभाग मिले, पंचायत और स्वास्थ्य, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण विभाग हैं दोनों, क्योंकि कोविड-19 के समय हमने देखा है कि यही विभाग में सबसे ज़्यादा प्रेशर रहा है। पंचायत है चूँकि मनरेगा से सीधा तौर पर जुड़ा है, आम लोगों की एक्सपेक्टेशन रहती है जो काम कर रहे हैं उनको समय पर भुगतान, और दूसरा स्वास्थ्य विभाग, रेमडेसिविर से लेकर हर समय उस समय हमने देखा कितनी जद्दोजहद। ये दोनों विभागों की जिम्मेदारियाँ आप किस तरह से देख रहे हैं जो मिली है, और क्या बेहतर आप अभी तक कर पाएँ? देखिए, अब विभाग का चर्चा आया है तो मैं स्वास्थ्य विभाग पे बात करूंगा। जैसे कोविड के समय स्वास्थ्य विभाग में हमने बहुत काम किया है, पूरे प्रदेश के लिए तो हम नहीं कह सकते कि, लेकिन अपने नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र और कुछ अन्य जगह से भी मुझे कॉल आते थे उस समय जब कोविड एकदम गंभीर रूप ले चुका था। तो उस समय ऑक्सीजन की कमी या अन्य सुविधा उपलब्ध कराना है पीड़ितों को, तो उस समय हमने अपने पद का सही उपयोग किया है और लोगों को इससे लाभ भी मिला है। किसी को एडमिट कराना हो या कुछ भी हो तो उसमें बहुत ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने बहुत काम किया है और लोगों को उसका फ़ायदा भी मिला है। तो संसदीय सचिव बनने का ये फ़ायदा तो लोगों को मिला है और आज भी मिलता है, क्योंकि हमारा ज़िला थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है। अभी मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार के आने के बाद थोड़ा थोड़ा बदलाव हुआ है, सुधर रहा है, लेकिन अभी भी पिछड़ा हुआ है। तो कहीं न कहीं बाहर जाके प्रदेश में इलाज कराना पड़ता है, चाहे शहरों में हो। अभी एम्स खुल गया है मेकाहारा में। तो आज का दौर ऐसा है कि जिनके पास कोई अप्रोच नहीं है उनका काम होना संभव नहीं किसी भी क्षेत्र में, तो उससे लोगों को लाभ मिलता है। विधायक से संसदीय सचिव भी आप हो, एक्सपेक्टेशन देखिए गुरुदयाल जी हर समय बढ़ता जाता है आम जनता का, क्योंकि 2 साल लगभग पूरा कोविड ने तबाह कर दिया, वित्तीय स्थिति भी काफ़ी गड़बड़ाई प्रदेश की, लेकिन लोगों को इससे मतलब नहीं होता, लोगों के काम होते रहना चाहिए, एक्सपेक्टेशन बढ़ते जाते हैं। उन एक्सपेक्टेशंस को, उन संभावनाओं को जो आपसे तलाशते हैं, किस तरह से पूरी कर पाते हैं? अब देखिए, कोविड तो है ही, इससे नकारा नहीं जा सकता। आर्थिक स्थिति कोई छत्तीसगढ़ का नहीं, वैश्विक महामारी थी और वैश्विक आर्थिक स्थिति अभी खराब है, तो कहीं न कहीं विकास कार्य प्रभावित होंगे। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में उसका असर ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। उसका सीधा सीधा उदाहरण दूंगा मैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का जो उनका निधि होता था उन्हें बंद कर दिया गया, तो सांसदों की स्थिति ये हो गई कि क्षेत्र में जा नहीं पा रहे। तो वो स्थिति हमारे साथ नहीं है और विकास कार्य जरूर धीमा हुआ है लेकिन बंद नहीं हुआ है, निरंतर चालू है विकास कार्य और हो रहा है। लोगों के मांग के अनुरूप तो काम हो रहा है। लेकिन देखिए, क्षेत्र ऐसा है कि विकास की स्थिति मैंने बताया शून्य था नवागढ़ विधानसभा, तो एक साथ तो पूरा कर पाना संभव नहीं है। धीरे धीरे कर रहे हैं और समय आने पे धीरे धीरे सभी काम को हम करेंगे। जैसे जैसे बजट हमारे पास उपलब्ध होंगे और हम सभी काम को करेंगे और करना भी चाह रहे हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पूरा फोकस रहा है इस सरकार का पिछले लगभग 3.5 सालों की। अगर मैं बात करूं, नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी की बात करूं, चाहे गोधन न्याय योजना की बात करूं, अब तो भूमिहीन किसानों को भी आप पैसे दे रहे हैं।
कितना इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि आम जनता के जेब में पैसा आ रहा है, इसीलिए हमारी स्थिति बाकी राज्यों की तुलना में बेहतर रही कोविड-19 के समय। अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र में इन योजनाओं को किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था हमारे प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है। उस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है और निश्चित ही चाहे 2500 रुपये की बात हो धान की कीमत की, या गोधन न्याय योजना की बात हो, गौठान की बात हो, नरवा गुरवा बाड़ी से जुड़े हुए योजनाओं की बात हो, तो कहीं न कहीं इसका असर सीधा किसानों को मिलता है और जुड़ा हुआ है। तो कहीं न कहीं आर्थिक रूप से किसान मजबूत हो रहा है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। उसका असर आपको देखने को मिलता है। दीपावली के त्यौहार या कोई भी त्यौहार आते हैं तो बाकी प्रदेश की तुलना में कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ में व्यापार अच्छा हुआ है। तो इसका कारण ही है कि किसान आर्थिक रूप से सक्षम है। बिल्कुल। 2023 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। 2023 का चुनाव आपके लिए बहुत अच्छा रहे। तो ये थे हमारे साथ गुरदयाल सिंह बंजारे, जिन्होंने अपने जीवन के बहुत सारे पहलुओं को हमारे साथ शेयर किया, हमारे दर्शकों के साथ शेयर किया। कुल मिलाकर देखिए, बात बहुत साफ है, मेहनत का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूशन नहीं होता। अगर आप लगातार डेडिकेशन दे रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं और एक गोल बनाकर अगर आप उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। समय कितना लगेगा ये हो सकता है समय ज़्यादा लगे, लेकिन सफलता तय है। अगर आप हार नहीं मानते, लगातार अपने लक्ष्य के प्रति डटे रहते हैं, सफलता मिलना आपको तय है। तो आज खास मुलाकात में हमने गुरदयाल सिंह बंजारे से आपकी मुलाकात करी। अगली बार फिर किसी खास शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।